राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस के भीतर से राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की मांग की जा रही है। जल्दी ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन, इस नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस सांसद है मणिकम टेगोर, खुलकर राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उनकी तरफ से कर दी गई थी। देखिए, अभी तक तो दो बार से दो पिछले लोकसभा चुनाव से 2014, 2019 कांग्रेस पार्टी इतने नंबर तक हासिल नहीं कर पा रही थी कि उसको औपचारिक तौर पर जो नेता विपक्ष का पद है वो मिल सके। लेकिन इस बार कांग्रेस 99 पर पहुंची है और ऐसे में नेता विपक्ष की हकदार कांग्रेस पार्टी है और ऐसे में उस पद पर नेता विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की तरफ से कौन, नाम राहुल गांधी का सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र को आप देख रहे हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आशीष का रुख करते हैं और जरा जानते हैं आशीष से, राहुल गांधी, आपको लग रहा है कि ये मांग जो कांग्रेस के भीतर से उठ रही है उस मांग को राहुल गांधी मान जाएंगे? इस गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मणिकम टेगोर सिर्फ एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पहले वो डेप्यूटी चीफ विप भी रहे हैं। तो जो भी वो कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे होंगे। और मुझे भी जो टॉप सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं, इसको लेकर के बाकायदा गांधी परिवार में चर्चा भी हुई है कि क्या राहुल गांधी को ये पद स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चार्ज उन पे आप देखिए, रोमाना लंबे समय से लगता रहा है कि कभी कोई संवैधानिक पद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी नहीं लिया था, वो एक तरह से दाग भी धुल जाएगा क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। और अगर वो इस पद को ग्रहण करते हैं तो एक पावरफुल वॉइस, कल की इंडिया की बैठक में यह तय हुआ था कि राहुल गांधी, शरद पवार, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, इस तरीके बड़े नेता फ्लोर कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका निभाएंगे, आउटरीच करेंगे नीतीश कुमार और टीडीपी से भी जब भी जरूरत हो फ्लोर कोऑर्डिनेशन में। ऐसे में अगर वो राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में 99 सीटें आई हैं, वो इस पद को लेते हैं तो कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा। और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इस बार राहुल गांधी ये पद ग्रहण करें। इस पर मुझे लगता है ज्यादा जानकारी जैनेंद्र देंगे क्योंकि इस खबर को उन्होंने थोड़ी देर पहले ब्रेक करी थी। बिल्कुल, देखिए आशीष, जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिन्होंने अपनी चुनावी सफर की शुरुआत 2004 में की, लेकिन जब यूपीए 2 में वो दोबारा चुनकर आए तो अभी जो बात आपने कही ना, उस वक्त भी बहुत मांग कांग्रेस के भीतर से ही की जाती थी कि साहब कम से कम मंत्रिमंडल में राहुल गांधी को शामिल होना चाहिए। लेकिन संवैधानिक पद लेते हुए राहुल गांधी हमेशा बचते नजर आए। इसी वजह से आज सुबह जब जैनेंद्र ये खबर लेकर आए तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि क्या इस बार राहुल गांधी कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर से कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन अब सवाल ये बड़ा हो जाता है, जैनेंद्र आप प्लीज ये बताइए कि अगर इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा कि नेता विपक्ष कौन कांग्रेस की तरफ से बनेगा, तो बैठक कब होगी, फैसला कब लिया जाएगा और राहुल गांधी को मनाने के लिए पार्टी की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, इसको लेकर क्या खबरें हैं जैनेंद्र? बिल्कुल साफ तौर पर अंदर खाने चर्चा हुई है। अब तो खुले में सांसदों ने मांग भी उठा दी है और मणिकम टेगोर जो है वो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा माने जाते हैं दिल्ली के कांग्रेस के खासतौर पे गलियारों में। तो उनका ट्वीट बहुत गंभीर है और साफ तौर पर संकेत स्पष्ट है कि राहुल गांधी बन सकते हैं नेता विपक्ष इस बार और कांग्रेस लोकसभा में कांग्रेस के नेता वो बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के औपचारिक मोहर देखिए, जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी और वो जल्द आने वाले 1-2 दिनों में बुलाई जा सकती है, उसी में इस पर औपचारिक तौर पर इसकी प्रक्रिया होगी और मोहर लगाई जाएगी। लेकिन इसको लेकर फैसला जो है वो राहुल गांधी को ही लेना है। अब तक राहुल गांधी के दफ्तर से, राहुल गांधी के नजदीकी सूत्रों से कोई संकेत स्पष्ट नहीं मिला है कि क्या वो तैयार हैं। लेकिन संकेत हर तरफ से यही मिल रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार कांग्रेस की अगुवाई लोकसभा में कर सकते हैं और वो नेता विपक्ष बन सकते हैं। और नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से उन्होंने अब तक सड़कों पर चुनौती दी है, सदन में भी उन्होंने भाषणों से जरूर घेरने की कोशिश की है, ऑफिशियली नेता विपक्ष के तौर पर जो सरकार बनेगी मोदी सरकार, उसको घेरने की कोशिश वो उनकी तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर, और ये खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है। तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारियों के बीच इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की चल रही है हाई प्रोफाइल मीटिंग। और यह हाई प्रोफाइल मीटिंग मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बीजेपी की इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी के तमाम बड़े नेता बताए जा रहे हैं मौजूद हैं। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से, जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और कौन कौन कद्दावर नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और मंथन मुख्य तौर पर किस मुद्दे पर किया जा रहा है। नीरज, देखिए रोमाना, मंथन तो सरकार के गठन की तैयारी और सरकार के
शपथ ग्रहण समारोह के ग्रैंड बनाने की हो रही है। और इस समय मैं जहां पर हूं, ये दरअसल जेपी नड्डा का आवास है। जेपी नड्डा के आवास में ही 3 बड़े लीडर्स यानी जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये तीनों लीडर्स इस समय अंदर हैं। और 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस बैठक को। 1.5 घंटे से इस बैठक में तमाम विषय होंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्या विषय है, सिर्फ एक ही विषय है कि ग्रैंड इस पूरे समारोह को ग्रैंड बनाना है, या मंत्रालय किस मंत्री, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, जो घटक दल हैं एनडीए के। खबरें थी यहाँ पर, अश्विनी वैष्णव के पहुंचने की खबरें थी और कहा जा रहा था कि 1-on-1 जो सहयोगी हैं उनके साथ संपर्क साधने के लिए जिम्मेदारी जो है वो पार्टी के अलग अलग बड़े नेताओं को बांटी जाएगी। उसको लेकर क्या है खबर, नीरज? देखिए रोमाना, ये खबर पहले ही कल एबीपी न्यूज़ ने ही चलाई थी कि तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये 3 लोग रहेंगे, जो तीनों लोग एनडीए के घटक दल और दूसरी पार्टियों के लोगों से भी संपर्क करेंगे। यानी कि पार्टियों से बात करने के लिए इन तीनों नेताओं को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। यही तीनों लोग पूरा कोऑर्डिनेशन, अभी फिलहाल यही तीनों लोगों की अंदर मीटिंग चल रही है। दूसरा कोई लीडर यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जानकारी के लिए नीरज पांडे, नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। संजय राउत कह रहे हैं अगर मोदी जी की सरकार बनी तो वो सरकार टिक ही नहीं पाएगी। संजय राउत एनडीए सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सरकार अगर बन भी जाएगी तो टिक नहीं पाएगी। सुनिए। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। तो इंडिया गठबंधन, कमोबेश इंडिया गठबंधन में भाव यही बना हुआ है कि साहब अभी तो पिक्चर शुरू होगी और इंडिया गठबंधन इसी बात को लेकर ताक में बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर ये सरकार बन जाएगी तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि सहयोगियों की बैसाखी और उस बैसाखी में जो तालमेल है, संतुलन है, वो बीजेपी नहीं बना पाएगी। ऐसे में सवाल अब जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, लेकर आइए जरा सवाल। मोदी 3.0 की ये सरकार बनने की जो बारी आई है, इसमें किस तरीके से गठबंधन के जो साझेदार हैं वो अपनी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मोदी 3.0 की घड़ी आई, पार्टनर्स की डिमांड हाई, यही सबसे बड़ी मुश्किल इस एनडीए सरकार के सामने रहेगी। राकेश शुक्ला जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पार्टनर की डिमांड कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा एनडीए सरकार के लिए। कारण कि एनडीए सरकार में 2 बड़े दलों को छोड़ दिया जाए, जेडीयू और टीडीपी को, तो बाकी दल तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं और 10 साल में उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई जो परेशानी पैदा करे। इन दोनों की तरफ से भी कोई परेशानी पैदा होगी उसका मुझे नहीं लगता कि कारण है। समीकरण बदल गए ना, पिछली 2 बार से तो बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था ना, और इस बार तो ये जेडीयू और टीडीपी, इनकी मिलाकर जो सांसदों की संख्या है वो 28 पर पहुंचती है, तो इससे बार्गेनिंग पावर इनकी हाई है यकीनन। क्योंकि देखिए जो एलाइज थे, हालांकि 36 एलाइज थे इलेक्शन से पहले, तो उनमें से 26 ऐसे थे जिसका कोई सांसद भी नहीं था, लेकिन वो एक मैसेजिंग के लिए थी। और जाहिर है कि वो एलाइज भी बदलते रहे। चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, इस बार हैं और 5 सांसदों के साथ में, तो और अब कमजोर विकेट पर हैं। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा में हमेशा रहे, वो बिहार विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं थे। बस एक फैक्चुअल करेक्शन था जी। और एलजेपी सरकार में थी, पशुपतिनाथ पास मंत्री थी, लेकिन वो अलग थे ना, वो उनसे अलग थे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें शामिल नहीं थे, उस पार्टी में वो अलग थे। खैर एनीवे, मेरा ये कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी साहब कमजोर विकेट पर हैं। 240 सीटें उनके पास हैं। उन्हें हमेशा ये डर बना रहेगा कि वाजपेयी जी वाला हाल तो कभी नहीं हो जाएगा कि 1 वोट से सरकार गिरी थी। और चूंकि बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है, अब वो बहुमत जुटा लें, इंडिया अलायंस को तोड़ लें और तब 300 से ऊपर चले जाएं, तब वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और इसलिए अलायंस बार्गेन करेंगे। विजय जी, 293 कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, 272 से आप ज्यादा हैं प्री पोल अलायंस में, इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। ये प्री पोल अलायंस है सर, प्री पोल अलायंस है और मुझे कोई खतरा नहीं लगता इस सरकार के लिए। हाँ। और बार बार इस बात की चर्चा करना कि कोई वो कमजोर विकेट पे नहीं है। हाँ। पिछले 75 साल में गठबंधन की सरकार में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी वाली गठबंधन सरकार है, जिसमें एक पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर आई है 240 पर,
इससे पहले नरसिम्हा राव 244 पे थे, लेकिन वो कैसे चला था नहीं चला था, फिर भी उन्होंने 5 साल चला ली थी, उनके पास कोई और सहयोगी उस तरह के नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में, नॉर्मली गठबंधन में एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस को आपने देखा कि वो 180-85 पर भी लगातार सरकार चलाती रही, इसलिए कोई संकट नहीं होगा। और ये जो डिमांड है ये तो अभी शुरुआत हुई है, ये बात सब लोग अपनी बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़कर चले जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आंकड़े तो अभी एनडीए के फेवर में, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, जो पहले भी बात हुई कि सवाल ये नहीं कि सरकार चलेगी कि नहीं, सवाल सरकार चलेगी, लेकिन सरकार कैसे चलेगी, किस मुद्दे पे। 2019 से 24 के बीच में 370 को लेके सरकार ने लिया, एनआरसी को लेके स्टेप लिया, बड़ा स्टेप। अब उस तरीके के स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे जो भी गठबंधन हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। ये लोग बार्गेन करेंगे। बार्गेन सिर्फ मंत्रिमंडल तक का ही सीमित नहीं रहेगा, बार्गेन ये होगा क्योंकि सभी पार्टियां अपना जनाधार देखती है दूसरे तौर पे। तो मतलब पार्टनर्स की डिमांड हाई वाला जो मामला है, वहां पर कुछ मुद्दे बीजेपी को उन पर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, पार्टनर्स की डिमांड में ये भी शामिल होगा। राखी नहीं, देखिए, जहाँ तक ये बात है कि रिफॉर्म का जो एजेंडा है, यानी कुछ नीतियां हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो एक अकेली पार्टी डोमिनेटेड होती तो ज़रूर वो ज़्यादा सख्ती से ले पाती। अब गठबंधन की सरकार में क्योंकि विचार विमर्श और मांगे ज़्यादा होगी, तो वो ज़रूर एक देखने की बात है कि उसकी दिशा कैसी होगी। लेकिन एलाइज जो पहले से थे वो तो चलिए हैं, लेकिन कमिटमेंट में यहाँ कहना चाहूँगी कि जो जेडीयू और टीडीपी ने दिखाई है, तो ये जो बात हो रही है प्रेशर टैक्टिक की, नहीं बहुत ही शेकी है, मैं इस वक्त ऐसा नहीं मानती। ठीक है ऋषि जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों नरेंद्र मोदी जी, या प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे हों, प्रेशर पॉलिटिक्स या कॉलिशन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। और इस बार आपके साथ नीतीश कुमार और टीडीपी जैसे एलाइज पार्टनर, और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। जब नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तभी वो पाला बदल देते हैं। तो नीतीश कुमार पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये देखना होगा। और कई डिमांड है नीतीश कुमार के, जातीय जनगणना से लेकर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर अभी खबर आ रही है कि टीडीपी ने 6 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की है, प्लस लोकसभा स्पीकर के पद के उन्होंने मांग की है। तो तमाम ऐसी चीजें। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी को कोalition सरकार, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, आप जो बात कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप कि भाई कोलिशन सरकार, गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। चुनाव नतीजे देश के सामने हैं और इन नतीजों पर इंडिया गठबंधन का जोश हाई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो समाजवादी पार्टी जिसे 24 चुनाव में मिली है बड़ी जीत, जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये एनडीए की बहुत बड़ी हार है। सुनिए। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में एक्शन में नजर आ रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ इस समय एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। यूपी में एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने कई अलग अलग विभागों के काम की समीक्षा भी की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, इसके बाद बीजेपी में भीतर खलबली मची हुई है। यूपी से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है नंदकिशोर गुर्जर, उनका बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में भीतर घात की वजह से हारे, ये आंकलन नंदकिशोर गुर्जर का है। अधिकारियों ने प्लानिंग करके हरा दिया, कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। पूरी साजिश के तहत काम हुआ है।
तो ये बीजेपी के विधायक, और देखिए किस तरीके से कह रहे हैं साजिशन, अधिकारियों ने प्लानिंग करके हरा दिया। अधिकारियों पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। हमारे साथ में नंदकिशोर गुर्जर हैं। आप लोनी से बीजेपी के विधायक हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो नतीजे आए हैं यूपी में, जो बीजेपी को हार मिली है, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। अब तो माननीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार भी है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो हमारी सीटें 325 आई कि नहीं आई माननीय मोदी जी के नाम पे। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके ऊपर और ऐसी जगह पोस्टिंग करा ली जो की पोस्ट थी, और चुनाव में 3 महीने। ये बताइए, अधिकारियों, आप कह रहे हैं अधिकारियों ने प्लानिंग की सारी, जो अधिकारी तैनात थे? अरे वो तो पहले भी की, जब लगा कि माने योगी जी नहीं आ रहे हैं तो पुताई करा दी समाजवादी पार्टी के कलर की। आप कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए काम किया गया था कि वो नाराज हो, प्लानिंग के तहत। अगर कुर्मी समाज नाराज नहीं होता तो अयोध्या जी में बड़ी जीत होती। पिछली बार हम जीते, इस बार भगवान श्री राम का मंदिर बना। केवल पूरी साजिश हुई है, समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी। सरकार की फेल्योर होगी अगर अधिकारी ऐसा कोई काम पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सरकार की फेल्योर है, यूपी की सरकार की, अगर ऐसा हुआ है तो। अब भरोसा तो किया जाता है, ये तो है नहीं कि भाई क्या करोगे, सरकार तो इन्हीं से चलनी है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था किस इस तरह से हो रहा है। क्या दिखता है आपको यूपी में, क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए? यूपी पूरा भाजपा का गढ़ है, एक तरफा भाजपा आएगी, ये सब बेनकाब हो जाएगा, सबकी जांच होगी जिन्होंने गड़बड़ की है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं, जो पार्टी के लोग थे वो हमें पता है, वो भी हम बता देंगे, हाईकमान को बता देंगे। पार्टी के लोग भी शामिल थे इसमें? क्या बिना उसके हो जाएगा? अधिकारियों को इतना दुस्साहस हो जाएगा? कुर्मियों को नाराज किया गया, छत्रियों को भी नाराज, छत्रियों को भी, दलितों के अंदर नहीं किया गया क्या? जो पार्टी माने मोदी जी जो दलितों के लिए इतना काम किया, पैर तक धोए, झाड़ू लगा के सारी देश पर झाड़ू लगवाई। सब में अधिकारियों नेताओं दोनों का हाथ है। देखिए, मैक्सिमम अधिकारियों का है, समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने क्यों नहीं समय रहते ये बातें अवगत कराई सही पार्टी के फोरम पर, पार्टी नेतृत्व को, यूपी के सीएम को क्यों नहीं बताई? सारी बातें मालूम है सबको, उसका ऑपरेशन में, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब एक्शन का प्रयास भी हुआ, चुनाव के दौर में आचार संहिता लगने के बाद अधिकारियों का पता ही है आपको क्या होता है। अब ये यूपी सरकार में, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विधायक हैं और ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं उससे जो सवाल सामने आता है, ले आइए जरा वो सवाल फ्लोर पर दर्शकों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेला किसने किया, ये बड़ा सवाल है। जो हार मिली है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हार का ठीकरा जिस तरीके से अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, नहीं, बात चुनाव आयोग की नहीं है, ये तो कार्यकर्ता और मतदाता दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि 14 का चुनाव जब आप जीते थे तो क्या अधिकारियों ने जिताया? 17 का चुनाव क्या अधिकारियों ने जिताया? 22 का चुनाव क्या अधिकारियों ने जिताया? जो 24 का चुनाव अधिकारियों ने हरा दिया। बहुत बचकाना बयान है। यहाँ सबसे मूल है उत्तर प्रदेश में कि आपने धर्म के नाम पर जो जातियों की गोलबंदी की थी, वो गोलबंदी टूटी और उसके टूटने से जाति अपनी जाति में लौटी और आपको हार का सामना करना पड़ा, और आप ठीकरा, अपनी कमजोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। मतलब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। अधिकारी हरा रहे हैं और जिता रहे हैं, ये तो लोकतंत्र का मखौल उड़ाने जैसा बयान है। आप क्या कहेंगे इस पर कुर्बान अली साहब? ये इसको ज़रा दूसरे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि जो एंटी योगी फोर्सेस हैं या विधायक हैं, वो पहले से भी कह रहे थे इस बात को। और मुजफ्फरनगर में राजपूतों की पंचायत हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें शिरकत की थी, वीके सिंह का टिकट कटा, तो ये चर्निंग थी पहले और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 1926 में। और मैंने खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर देखा कि ये एक बड़ा इशू बन रहा था, योगी वर्सेस मोदी। और अब लोगों को कहने का मौका मिला है कि जब बड़ी हार हुई है तो अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। तो जो स्मॉल फ्राई है या जो बल्ले की बकरी है वो योगी बन सकते हैं, उसके लिए माहौल बनाया जाएगा और विधायकों से कहलवाया जाएगा कि इनके कारण से हारे। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से, हालांकि 10 से ज़्यादा ऐसी सीट हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने
1000 से 5000 के बीच में हरवाई हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल ही एक अलग आयाम दे दिया इस बयान को। आप ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है वो दरअसल अधिकारी बहाना, बल्कि नंदलाल गुर्जर जो हैं वो अधिकारियों के जरिए योगी आदित्यनाथ पर साध रहे हैं निशाना। विजय जी, देखिए इस इलेक्शन में ये तो चर्चा होती रही कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और यूपी लीडरशिप में एक कन्फ्लिक्ट है, और वहाँ पर अंतर्घात जो भीतरघात है उसका भी चक्कर हुआ। दूसरी बात, जब कैंडिडेट्स का बंटवारा हुआ उसमें भी लेकर दोनों में बात हुई, और यूपी की जो लीडरशिप थी उसको बड़ा मौका नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी के 47 सिटिंग एमपीज में से केवल 20 जीते, 27 हार गए। 11 मंत्री केंद्र सरकार के थे, उसमें से 7 मंत्री हार गए। तो वहाँ पर वो झगड़ा चलता रहा, और इसका मतलब भी वो अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो अंदर झगड़ा है उसकी तरफ एक इशारा वो कर रहे हैं। उसको ये मत समझिए, अधिकारी होते तो 2014 में तो जब जीते तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तो फिर बीजेपी को तो वहाँ पर मौका ही नहीं मिलना चाहिए था 2017 में। बढ़िया तरीके से इस बात को राकेश शुक्ला जी ने रखा कि साहब परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं नजर आ रही है, जो कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए दो चीज़ें, अधिकारी कहना, बीजेपी का लिटरली आंकड़ों में देखें तो 8% वोट गिरा है 2019 की तुलना में 2024 में लोकसभा में। तो अधिकारी 8% वोट का खेला इधर उधर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत होता है तो होता है। दूसरी बात जो चीज़ें हैं, अब वो 8% कौन है, किधर गए हैं। एक चीज़ जो अभी पहले राकेश सर ने कह रहे थे कि जो धर्म से लोग भटके जाति में चले गए, ये बात छोटी नहीं है, इसको गंभीरता से देखना चाहिए। ये सवाल है रिप्रेजेंटेशन का कि धर्म के नाम पे हम आए, हमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स भी मिले, तो उसमें वेलफेयर स्कीम में भी 2 तरीके की चीज़ होता है। एक हमारे एक मित्र ने कहा था कि जो बहुत सारी स्कीम थी मोदी गवर्नमेंट की, वो OTP योजना थी, वन टाइम पासवर्ड जैसे होता है ना, उसी तरीके से शौचालय, घर, ये सब एक बार बना। हाँ। राशन तो कंटिन्यूटी है, किसी सरकार ने मना नहीं कभी किया, हाँ। हमेशा कहा कि होगा। तो एक वो जो स्कीम, चाहे उज्ज्वला स्कीम लीजिए, तो वो स्कीम के बाद और धर्म के नाम के बाद लोग रिप्रेजेंटेशन ढूंढे कि हमारा कौन है, हमें क्या और एडिशनल मिलेगा। तो ये जो धर्म और जो जाति है, राजनीति, जब धर्म पे बट सकता है हिंदू और मुसलमान, तो जाति पे बट जाती है। उसको लेके जो हम कमेंट्री करते हैं कि जाति में बट गया, तो वो बड़ा अजीब चीज़ है, उसको हमें देखने की समझ की जरूरत है। पीपी न्यूज़ से खास बातचीत, एक्सक्लूसिव ये बातचीत जीत कर आए हैं। पिता की सीट सबसे बड़ी चुनौती थी आपके सामने, क्योंकि बीच में ना पार्टी रही ना चुनाव सिंबल रहा, और चुनाव जीत कर आना 100% स्ट्राइक रेट, मतलब बिहार में तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कहा जाए आज की तारीख में, बीजेपी से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, तो वो आप हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? वेल, सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड है माता रानी महादेव के प्रति, जिन्होंने शक्ति दी, ये ताकत दी। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने मुझे संघर्ष के दौरान मुझे ये ताकत दी, अपना आशीर्वाद दिया। मेरी माँ जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही, और सबसे 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 बड़ी बात मेरी जनता, बिहार के लोग जिन्होंने विश्वास किया। निधि आसान नहीं था, मतलब एक नया नाम पार्टी का, नया सिंबल। जो मेरे पिता को जानते हैं वो बंगला छाप, झोपड़ी छाप को जानते हैं। अभी भी मतलब हाजीपुर में भी जब मैं जाता था तो लोग वही बोलते थे, हाँ बंगला झोपड़ी। ऐसे में नया सिंबल, हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग वहाँ पर गए, लोगों के बीच ना के बराबर समय मिला उस सिंबल को पहुँचाने का। पर उसके बावजूद जो प्यार बिहार की जनता ने मुझे दिया, जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ और ईमानदारी से मैं इसको पूरा भी करूँगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। अच्छा, मैं भूल गई, रोमाना जी आपको बधाई दे रही हैं स्टूडियो से। थैंक यू सो मच रोमाना जी, थैंक यू। दूसरा सवाल है, आज की तारीख में चूंकि बैठक होनी है, बैठकों का दौर चल रहा है, और आपने पहले ही कल क्लियर कर दिया कि आप साथ रहेंगे एनडीए के, चाहे जो भी हो, लेकिन पोर्टफोलियो कौन सा चिराग पासवान लेंगे, या कौन सी चाहत है? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री, एंड निधि यू नो दिस वेरी वेल, मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री सब कुछ हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और उत्साह की बात आज यही है कि तीसरी बार हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा संघर्ष इसी बात का था, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का देश हित में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अति अनिवार्य है, आवश्यक है। मतलब इसके बिना संभव नहीं है। 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है। इसी टर्म में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। गांव और शहर की दूरी को मिटाना है, जिसके लिए मेरे प्रधानमंत्री ने तमाम गरीब कल्याण की योजनाओं का निर्माण किया है। ऐसे में उनका ये शपथ लेना अति महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए मेरी पूरी पार्टी उत्साहित है। अब दूसरा सवाल ये कि सहयोगियों के साथ राजनीति, सहयोगी पार्टियों के साथ, घटक दलों के साथ इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लगभग तय है, और
सहयोगी का साथ रहना, ये आपसे कोई समझ सकता है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बेस्ट पार्ट ये है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ ना सिर्फ हम लोग चुनाव लड़े बल्कि चुनाव जीते। एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए के लिए ये जनादेश था कि एनडीए सरकार बनाए और एक साथ मिलकर हम लोग शपथ लेंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे और 5 साल तक ये सरकार मजबूती से चलेगी। पूरे एनडीए ने मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बिना किसी शर्त के स्वीकारा है। कल एनडीए लीडर्स की जो बैठक थी जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस बैठक में मैं भी था और एक स्वर से हम सब ने अपना समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जताया है। किसी भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी घटक दल हो, किसी के मन में 1% का इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके साथ मजबूती से हम सब खड़े हैं और उनकी योजनाओं को जनता तक लेकर जाने की बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो आप लोगों ने कोई मांग रखी? जैसे पोर्टफोलियो पर तो आप सीधा नकार गए, मतलब सीधा जवाब नहीं दिया। 1 मंत्रालय या 2 मंत्रालय? सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ना मैंने ना किसी और, मैं ये तमाम सहयोगियों के बिहाफ में इस बात को मैं कह सकता हूँ, हम में से किसी ने कोई मांग, कोई शर्त नहीं रखी है। जब हम लोग देश हित की बात करते हैं, जब हम लोग अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने की बात करते हैं, शहर और गांव की दूरी को मिटाने की जब हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे में व्यक्तिगत हित कोई दल अपना नहीं देख रहा है, किसी की अपनी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं है। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और पूरा तमाम घटक दल, पूरा एनडीए एकजुटता के साथ उनकी बातों से सहमत है। एक सवाल है, आज जेडीयू की तरफ से कहा गया कि समीक्षा की जानी चाहिए अग्निवीर और यूसीसी, इन दोनों को लेकर। क्या इस तरीके की समीक्षा को लेकर आप लोग भी सोच रहे हैं? देखिए, ये मुझे लगता नहीं कि अभी इन तमाम बातों के कोई मायने हैं। फ़िलहाल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसके बाद तमाम इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? बिल्कुल चर्चा हो सकती है, बैठ के तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है और देश हित में जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। बीजेपी बहुमत नहीं, अब बहुमत का आंकड़ा जो है वो नहीं पार कर पाई। चूंकि आप सहयोगी दल हैं, क्या लगता है इस तरीके की जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान किया है बीजेपी को? देखिए, मैं इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। मुझे लगता है कि एक बार सरकार बने, हम लोग अपने 3.0 के कार्यकाल को रोल आउट करें और उसके बाद ज़रूर मंथन होना चाहिए। मैं इस बात को मैं मानता हूँ। एक तो बात यही कि हम लोगों ने अपने लिए ही इतने बड़े बड़े लक्ष्य तय किए हुए हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो ये सवाल उठने लगता है कि अरे भाई कहाँ चूक हो गई। ये अपने में बहुत बड़ी बात है निधि, इस बात को समझना होगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर मेरी जानकारी सही है और इतिहास को अगर मैंने ठीक से समझा है तो मुझे लगता है शायद महज दूसरी बार ऐसा मौका किसी प्रधानमंत्री को मिला है जो कि देश में तीसरी बार लगातार वो शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे में लगातार तीसरी बार एनडीए को देश की जनता ने अपना जन्म दिया ही अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, जो लक्ष्य था उससे हम लोग चूके हैं, उस पर ज़रूर मंथन चिंतन होना चाहिए और जो कमी है उसको पूरा करके 2029 में पुनः एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाए। एक सवाल है मेरा निधि, जिस बात का जिक्र अभी आपने भी किया चिराग पासवान से कि अपने दम पर बीजेपी जो है वो मैजिकल फिगर हासिल नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ, बाकी राज्यों में ये माना जा रहा है कि वो संविधान वाला मुद्दा, आरक्षण को खतरा वाला मुद्दा, वो बीजेपी के अगेंस्ट काम कर गया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। इसका श्रेय क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व को प्रदेश में दिया जाएगा? क्या आंकलन है चिराग पासवान का? बिल्कुल, आप सबसे पहले नीतीश जी से मुलाकात भी करने गए जैसी जीत हुई उसके अगले दिन, और सवाल यही है जो रोमाना पूछ रही हैं कि संविधान का जो मुद्दा है उसने नुकसान कर दिया उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में, लेकिन बीजेपी को उतना नुकसान बिहार में नहीं हुआ है, कुछ सीटों का नुकसान हुआ है। तो संविधान का मुद्दा क्या नीतीश जी के साथ रहने की वजह से कह सकते हैं कि बचा ले गया? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2015 विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से बिहार में ये भ्रम फैलाया गया था, जिसका नुकसान 2015 में हम लोग को हुआ है बिहार विधानसभा के चुनाव में। उस वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था, यही बातें कही गई थी कि भाई संविधान, आरक्षण खतरे में है, ये तमाम बातें। पर इस बार हम लोगों ने सुनिश्चित किया इस बात को। यकीनन स्वाभाविक है, मेरे मुख्यमंत्री जी का गठबंधन के साथ रहना एक विश्वास जनता के बीच बढ़ाता है। मेरे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पे सबको विश्वास है
वहीं हम लोगों बेहद ने भी इस बात महत्वपूर्ण को बात है। सुनिश्चित देखिए किया, चिराग हर मंच से पासवान भी इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा और कहीं ना कहीं बिहार के अंदर वही चेहरा जो ढाल बना, अन्य राज्यों में जो मुद्दा भारी पड़ गया, संविधान और आरक्षण को खतरा वाला, उस रूप में बिहार में बीजेपी और एनडीए को नुकसान नहीं हुआ।